हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है इंडियाज़ फर्स्ट फायर पार्क कम्स अप इन ओडिशा। तो देखिए, एक नया तरह का फायर पार्क जो है वो बनाया गया है जहाँ पे फायर सेफ्टी के बारे में बात की जाएगी। उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है। ये क्या पार्क है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि इंडिया में फायर सेफ्टी को लेकर क्या रेगुलेशंस हैं, क्या हैज़र्ड्स होते हैं और किस तरह से हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हिसाब से। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे आप जानते ही हैं, यूपीएससी में अलग से सवाल भी आता है। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कहीं पे भी। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। तो चलिए देखिए अब क्या प्रोग्रेस है इस आज के टॉपिक की। जो चीफ मिनिस्टर हैं उड़ीसा के, नवीन पटनायक जी, उन्होंने एक फायर पार्क जो है वो इनागुरेट किया है और ये पहला इंडिया में इस तरह का कोई पार्क जो है वो इनागुरेट किया गया है। और बेसिकली इसका एम क्या है इस तरह के पार्क को बनाने का, कि हम फायर सेफ्टी मेजर्स पे बात करेंगे और लोगों को अवेयर करेंगे। बहुत बार आपने देखा होगा घरों में आग लग जाती है। गुजरात में आपने एक बार इंसिडेंट देखा था, कोचिंग सेंटर्स में कोचिंग सेंटर था जहां आग लग गई थी और कुछ स्टूडेंट्स मर गए थे। तो इस तरह की अलग अलग खबरें हमको देश के कई कोनों से आती रहती हैं, जिसका एक रीज़न अर्बनाइजेशन भी है कि बहुत तेज़ी से लोग शहरों में मूव कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं और बिल्डिंग्स में जो आपको सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए हम नहीं लेते। बट एनीवे, टॉकिंग अबाउट दिस, और जो उड़ीसा गवर्नमेंट है, रिसेंटली उन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल जो है अग्निशमा सेवा, उड़ीसा का फायर सर्विस वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, वो भी इनागुरेट किया था। तो यहाँ पे हर तरह की लोगों को इस पार्क में आग से कैसे बचा जाए, अगर कहीं पे फायर ब्रेकआउट होता है तो आप क्या मेजर्स ले सकते हैं, उस पर अवेयरनेस दी जाएगी। ये पार्क देखिए कहाँ है, उड़ीसा फायर एंड डिज़ास्टर एकेडमी है भुवनेश्वर में। वहाँ पे उस प्रीमाइसेस के अंदर ये पार्क जो है वो बनाया गया है। पब्लिक के लिए ओपन रहेगा ये पार्क सैटरडे को 3:30 टू 5:30 PM। हर सैटरडे को आप 3:30 से 5:30 बजे के बीच में यहाँ पे जा सकते हैं और यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशंस दी जाएंगी कि फायर फाइटिंग, कि कहीं पे आग लग जाती है तो फर्स्ट एड किस तरीके से दिया जाए, क्या इक्विपमेंट्स शुरू में आप यूज़ कर सकते हैं, रेस्क्यू बच कैसे सकते हैं, डिज़ास्टर ऑपरेशंस कैसे ऑपरेट करते हैं। एग्जीबिशन हॉल में ले जाया जाएगा, फिल्म्स दिखाई जाएंगी, इस तरह की जो भी डॉक्यूमेंट्रीज उन्होंने बनाई होंगी कि किस तरह से आप एक बिल्डिंग से बाहर आ सकते हैं, या कहीं पर भी अलग अलग सिनारियोज डिस्कस किए जाएंगे। लोगों को फायर सेफ्टी के जो लीफलेट्स हैं लिखे हुए, कुछ फॉर्म, पेपर फॉर्म में भी दिया जाएगा कि किस तरह की एक्टिविटीज़ इसका पार्ट हैं इस पूरे फायर पार्क में, जो आप इन्वॉल्व हो सकते हैं और सीख सकते हैं। अब जो यहाँ पे मेन टारगेट इनका क्या है, स्कूल के बच्चे, कॉलेजेस के बच्चे, इनका मेन फोकस ग्रुप रहेगा जिनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अब देखिए, डेफिनेटली ये जो फायर पार्क है ये लोगों को एजुकेट करने के लिए, इम्प्रूव, उनकी अवेयरनेस इम्प्रूव करने के लिए, फायर सेफ्टी को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। तो ये बहुत अच्छा एक एफर्ट गवर्नमेंट का है फायर सेफ्टी को लेके। अब देखिए, उड़ीसा में अगर हम बात करें, ओवरऑल 16 फायर रिलेटेड जो सर्विसेज हैं वो सिटीजन्स को अवेलेबल हैं वहाँ पे। उड़ीसा की बात हम कर रहे हैं, उनके ऑनलाइन पोर्टल पे, जिसका लिंक यहाँ पे दिया गया है कि क्या क्या सर्विसेज उनको मिल सकती हैं। और चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने फायर सर्विस डिपार्टमेंट को भी एडवाइस किया है कि जो फीडबैक मैकेनिज़्म है, जहाँ पे लोग कंप्लेंट्स करते हैं, उसको बहुत अच्छे से देखा जाए कि लोगों की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या फीडबैक आ रहा है, उस पर काम किया जाए। अब देखिए, इसके चलते जो उड़ीसा गवर्नमेंट के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इस डिपार्टमेंट की भी बहुत तारीफ़ की है कि डिफरेंट डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जैसे साइक्लोन्स वहाँ पे आते रहते हैं, तो फायर डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से डिज़ास्टर मेंटेन करता है और पूरे इंडिया में इनकी सराहना जो उड़ीसा का फायर डिपार्टमेंट है उसकी की गई है। अब हम बात करते हैं कि इंडिया में अदरवाइज़ फायर सेफ्टी को लेकर क्या रेगुलेशंस हैं। फायर सेफ्टी जो है 12th शेड्यूल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर आता है और यहाँ पे जितने भी फंक्शंस हैं 12th शेड्यूल में वो दे रखे हैं। और ये म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर ये डिपार्टमेंट यूजुअली वो उसको ऑपरेट करते हैं। नोडल एजेंसी मेनली रहती है जो इनसे कोऑपरेट करवाती है। और प्रेजेंटली अगर आप देखेंगे, फायर प्रिवेंशन, फायर फाइटिंग सर्विसेज जो हैं कंसर्न स्टेट्स में भी इन पे एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, यूनियन टेरिटरीज़ में, और अर्बन लोकल बॉडीज़ भी इस तरह की जो सर्विसेज हैं उनको ऑर्गेनाइज करती हैं।
हैं। अब फायर सर्विसेज कुछ स्टेट्स की जैसे गुजरात, छत्तीसगढ़ जो हैं ये म्यूनसिपल कंसर्न जो उनकी म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं उनके अंडर आती हैं, और जो बाकी की स्टेट्स हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं कि होम मिनिस्ट्री, तो या तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर आएगा आपका फायर सेफ्टी का डिपार्टमेंट, या फिर होम मिनिस्ट्री जो होगी उस स्टेट की उसके अंदर आएगा। अब रेगुलर फायर सर्विस जो इंडिया में है ये इंडिया में ये एक प्रॉपर तरीके से एज अ डिपार्टमेंट अलग तरीके से इसकी देखरेख करना ये कब शुरू हुआ था? अराउंड 215 साल पहले इसको शुरू किया गया था। फर्स्ट सर्विस आप देख सकते हैं बॉम्बे में शुरू की गई थी 1803 में, फिर कैलकाटा में 1822 में, और फिर दिल्ली में 1867 में, और लास्ट में मद्रास में आई 1908 में, क्योंकि जब लोगों को गवर्नमेंट को या जो भी रूलर्स थे उनको लगा कि इस तरह की फायर सेफ्टी होनी चाहिए, कहीं पे भी आग लग सकती है और उस टाइम एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट होना चाहिए जो इसका ध्यान रखे। लेकिन काफ़ी सारी शॉर्टकमिंग्स भी हैं फायर सर्विसेज को लेके अलग अलग स्टेट्स में, जिनको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1956 एक स्टैंडिंग फायर एडवाइजरी कमेटी, अब आपको पता है कि कभी भी किसी चीज़ पे इन्वायरमेंट को लेके या कोई भी इश्यूज़ रहते हैं एडवाइजरी कमेटीज़ बनाई जाती हैं, तो इस पर भी स्टैंडिंग फायर एडवाइजरी कमेटी है एस फैक्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, और इसको रीनेम किया गया था। पहले इसका नाम स्टैंडिंग फायर एडवाइजरी कमेटी था, अब इसका नाम है स्टैंडिंग फायर एडवाइजरी काउंसिल। कमेटी की जगह काउंसिल कर दिया 1980 में, जो एडवाइज़ करती हैं कि क्या क्या अपग्रेडेशंस जो हैं वो हो सकती हैं। उसके बाद रिसेंटली अगर आप देखेंगे फायर प्रिवेंशन फायर फाइटिंग सर्विसेज जो हैं उनकी बहुत ही पुअर कंडीशंस हमने देखी फायर ब्रिगेड्स की इंडिया में, पुअर स्टेट टूल्स इक्विपमेंट्स को लेकर कि इतना अनऑर्गेनाइज्ड है, सब कुछ इतना ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। उसके बाद जो आपका नेशनल बिल्डिंग कोड है इंडिया में, जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं वहाँ पे फायर अगर ब्रेकआउट होती है, फायर सेफ्टी के लिए मेजर्स होने चाहिए, लेकिन इंडिया में लोग बिल्डिंग बना रहे हैं, कौन ध्यान दे रहा है? क्योंकि हम डिज़ास्टर को माइंड में रख के कोई चीज़ बनाते ही नहीं है। तो तभी अगर वो कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ पे फायर ब्रेकआउट हुई, अगर आप उसका कंस्ट्रक्शन मैकेनिज्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे रेस्क्यू का कोई चांस ही नहीं है। जब लोग फ्लैट्स खरीदते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग फ्लैट्स लेते हैं, तो फ्लैट में जाके पहले ये चीज़ भी ज़रूर पूछनी चाहिए कि इस बिल्डिंग का फायर मैकेनिज्म क्या है, अगर कभी आग लगती है तो किस तरह से बाहर जाना है, क्योंकि लिफ्ट तो बंद हो जाएंगी। तो ये कंस्ट्रक्शन में इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर कोड अगर आप देखेंगे वहाँ पे ये चीज़ लिखी गई है कि फायर प्रिवेंशन और फायर प्रोटेक्शन किस तरीके से होनी चाहिए, और ये स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आता है, क्योंकि मेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी फायर प्रोटेक्शन की और प्रिवेंशन की किसके कंधों पे है? स्टेट गवर्नमेंट के। और इसलिए फायर सेफ्टी रूल्स जो हैं प्रिवेंशन प्रोटेक्शन के वो बनाए गए हैं म्यूनसिपल बायलॉज और स्टेट रेगुलेशंस के अंदर। तो ये जो कोड्स हैं इनको अराउंड 150 स्टैंडर्ड्स हैं जिस पे फायर सेफ्टी बिल्डिंग को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाए, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स वहाँ पे कौन से होने चाहिए, क्या सिस्टम्स होने चाहिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और अलग अलग कोड्स रखे गए हैं कि इलेक्ट्रिकल जनरेटिंग या डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटस में किस तरह से फायर मैकेनिज्म होना चाहिए, कॉटन टेक्सटाइल्स में कैसा होना चाहिए, रबर प्लास्टिक। अब अलग बात है कि बहुत लोग इनका ध्यान नहीं रखते। लाइब्रेरीज, आर्काइव्स, इंडस्ट्रीज़, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हर जगह के कोड्स और स्टैंडर्ड्स जो हैं आप देखेंगे वो सेट हैं। उसके बाद हमारी सबसे खतरनाक इंडस्ट्री कौन सी है जहाँ पे आग लगने का बहुत डर रहता है? OISD, ऑयल इंडस्ट्री सेफ्टी डायरेक्टरेट, जो इज़ अ टेक्निकल डायरेक्टरेट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ही आती है। ये फॉर्मुलेट करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं कि किस तरह से सेल्फ रेगुलेटरी मेजर्स जो हैं ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में वो देखे जाएं, क्योंकि यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा खतरा फायर को लेके रहता है। तो यहाँ पे OISD स्टैंडर्ड्स हमारे पास अलग से हैं, अलग से डायरेक्टरेट है जो सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स एंड रूल्स बनाते हैं। और अगर हम फायर को लेके इंडिया में प्रेजेंट स्टेटस देखेंगे तो आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के फिगर्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अराउंड 17,700 इंडियंस हर डाई एवरी डे, 48 पीपल डाई एवरी डे। तो यहाँ पे यहाँ पे आई थिंक कुछ डेटा मिसिंग है, ये पर ईयर का डेटा होगा। तो 48 पीपल आप कह सकते हैं कि हर साल फायर एक्सीडेंट्स में मरते हैं। 2015 में ही आप देखेंगे कितने सारे फायर ब्रेकडाउन्स हुए, और इसमें मरने वालों में 62% जो हैं वो महिलाएं होती हैं। महाराष्ट्र, गुजरात में आप देखेंगे हाईली अर्बनाइज्ड स्टेट्स हैं, यहाँ से बहुत सारे किस्से फायर ब्रेकआउट के आते हैं।
30% ऑफ जो हमारे देश के फायर एक्सीडेंट डेथ्स हैं वो इन एरिया में होती है, क्योंकि वही रीज़न जो मैंने आपको बताया, लोग बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो खड़ी कर लेते हैं लेकिन कोई फायर प्रिवेंशन और सेफ्टी का मैकेनिज़्म नहीं रखते। अगर हम इंडिया रिस्क सर्विस 2018 देखेंगे तो फायर जो है वो बहुत बड़ा रिस्क है बिजनेस कॉन्टिन्यूटी एंड ऑपरेशन का, और इंडिया 3rd पोजीशन पे है फायर एक्सीडेंट्स को लेके। नॉर्थ वेस्टर्न, स्पेशली जो हमारे नॉर्थ और वेस्टर्न रीजन्स हैं इंडिया के, जो हाईली डेवलप्ड और अर्बनाइज्ड हैं, तो डेफिनेटली लूप होल्स हैं। लोग सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते, बहुत बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं जो कि फायर प्रोन रहती हैं, गुड्स को स्टोर करते हैं। और गुड्स को देखिए, कई बार कोई स्टोर्स होते हैं, स्टोर कीपर होता है, तो प्रॉपर तरीका होता है किस सामान को आपने कैसे रखना है। बॉटल्स पे आपने देखा होगा, लिखा होगा हाईली इन्फ्लेमेबल, कि अगर इसमें आग लग गई तो बहुत आगे और भड़काएगी, तो उन बॉटल्स को अलग जगह रखो, ऐसा सामान अलग जगह रखा जाए। तो यानी एक प्रॉपर तरीका होता है चीज़ें मैनेज करने का, और लोग जो अपने गोडाउन्स होते हैं, स्टोर्स होते हैं, वहाँ पे अच्छे से चीज़ें मेंटेन नहीं करते और फिर इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। और उसके बाद हमारे प्रोविजंस भी थोड़े अनक्लियर हैं, उनका क्या स्कोप है, क्या ऑब्जेक्टिविटी, वो क्लियर नहीं है। रिसोर्सेज प्रिपेयर्डनेस कम है, अवेयरनेस कम है, और उसके बाद लोग कहीं से भी अपने इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग करवाते हैं, एक्सपर्ट से नहीं करवाते, फॉल्टी वायरिंग रहती है, तो घरों में आग लगने का, बिल्डिंग्स में आग लगने का ये भी एक रीज़न रहता है, क्योंकि वो एकदम से कैच कर लेगा कोई भी फायर। अब जो फायर सेफ्टी ऑडिट है इसको मैंडेटरी करना चाहिए इंडिया में हर जगह। जैसे आपके पैसों को लेके ऑडिट होता है ना, किसी भी ऑफिस में आप देखेंगे कितने सैलरीज निकाली गई, कहाँ से पैसा आया, कहाँ गया, ऑडिट्स होते हैं हर साल। तो इसी तरीके से फायर ऑडिट भी होना चाहिए, 3rd पार्टी एजेंसीज को ये ऑडिट करना चाहिए जिनका एक्सपर्टीज़ हो, ताकि हर बिल्डिंग और देश जो है हमारा वो सेफ़ रहे, और इससे हम लोगों की जान बचा पाएंगे। और उसके बाद हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट भी करना चाहिए, इस पर फोकस करना चाहिए कि पोटेंशियल हैज़र्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं, और उन पे काम करना चाहिए कि उन हैज़र्ड्स को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को इस पर रेगुलेशन बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, ये सिस्टम, अगर हम चाहते हैं कि फायर एक्सीडेंट्स इंडिया में कम हो। तो यही था आज का डिस्कशन, जहाँ पे हमने डिस्कस किया। ओके, एक जाने से पहले पॉइंट और है कि बिल्डिंग अवेयरनेस अमंग सिटीजन्स, क्योंकि ये पॉइंट मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि वर्कशॉप्स लगानी चाहिए कि किस तरह से बिल्डिंग में लोकेलिटीज़, मोहल्ला, स्कूल्स, इन सबको इन्वॉल्व करके, लोकल काउंसलर्स जो आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कि किस तरह से फायर को प्रिवेंट, और अगर फायर हो जाती, कहीं पे आग लग जाती है, तो प्रोटेक्ट किया जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वे फॉरवर्ड में आप इन चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं लिखते हुए, कि किस तरह से हम इस पे वर्क कर सकते हैं। कि कोई भी, जो आप थिएटर में मूवी देखने जाते होंगे तो प्रॉपर लिखा रहता है कि कहाँ से एंट्री पॉइंट है, कहाँ से एग्जिट है, वो रेड कलर का अंधेरे में भी आपको दिखता रहेगा। तो इस तरह की चीज़ें क्राउडेड बिल्डिंग्स में इंस्टॉल करनी चाहिए, इक्विपमेंट्स पता होने चाहिए लोगों को, और लोगों को भी ट्रेनिंग देनी चाहिए जिस तरह से कि किस तरह से फायर फाइटिंग की जा सकती है, ताकि लोग फायर प्रिपेयर्डनेस में हमेशा आगे रहें। तो यही था आज का डिस्कशन, जहाँ पे हमने डिस्कस किया कि फायर पार्क ओडिशा में यही सारे पॉइंट्स को दिमाग में रख के खोला गया है कि वहाँ के सिटीजन्स को अवेयर किया जाए, ताकि वो अपनी प्रोटेक्शन, जब तक फायर डिपार्टमेंट के लोग पहुँचते, वो अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सकें और समझ सकें, क्योंकि लोग बेसिक स्टेप्स ले लेंगे तो बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए भी आसान रहेगा, जो रेस्क्यू के लिए टीम्स आएंगी उनके लिए भी आसान रहेगा। तो यही था आज का डिस्कशन। कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सो मच।